नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत और मैं हूं आपके साथ निहारिका नाथ। रुक करते हैं खबरों की ओर। अयोध्या में राम मंदिर के कपाट मंगलवार को आम जनता के लिए खुल गए। एक दिन पहले इस नवनिर्मित मंदिर में रामलला के नवीन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की गई। स्थानीय और अन्य राज्य के लोगों समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु सोमवार देर रात को ही मंदिर परिसर की ओर जाने वाले रामपथ पर मुख्य द्वार के समीप एकत्रित हो गए। प्राण प्रतिष्ठा के लिए फूलों से सजाए द्वार के समीप बड़ी संख्या में लोगों के एकत्रित होने पर पुलिस ने श्रद्धालुओं को बताया कि मंदिर मंगलवार से खुलेगा। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सोमवार को अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर को एक नए युग का आगमन का प्रतीक करार दिया और लोगों के मंदिर निर्माण में आने पर बढ़ चढ़कर अगले 1000 वर्षों के मजबूत, भव्य और दिव्य भारत की नींव बनाने का आह्वान किया। ट्रस्ट के मुताबिक मंदिर परिसर पूरे दिन 9 घंटे तक खुलेगा, जहां सुबह 7 बजे से 11:30 बजे और फिर दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे से दर्शन हो सकेंगे। दिन में 2 बार रामलला की आरती की जाएगी। आरती में शामिल होने के लिए श्रद्धालुओं को पास दिए जाएंगे। पास के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। आरती में एक साथ 30 लोग ही शामिल हो सकेंगे। सरकारी आईडी के साथ जन्मभूमि परिसर में बने ऑफिस या फिर ट्रस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से पास प्राप्त किया जा सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अयोध्या के राम मंदिर में रामलला के नवीन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान राम का आशीर्वाद प्राप्त है। अयोध्या का आयोजन क्रांतिकारी कार्य था और जो इस पल के गवाह रहे लोग भाग्यशाली हैं। रक्षा मंत्री ने प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर यहां एक शिव मंदिर में दर्शन किए और इसके बाद ये टिप्पणी की। अयोध्या में रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में संपन्न हुई और पूरे कार्यक्रम को देखकर लोगों ने टेलीविजन के जरिए अपने घरों और मंदिरों में देखा। राजनाथ सिंह ने कहा कि ये क्रांतिकारी कार्य हो रहा है। प्रत्येक व्यक्ति महसूस कर रहा है कि नए युग की शुरुआत हो रही है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के फलस्वरूप हम सभी महसूस कर रहे हैं कि लंबे समय के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम राम अयोध्या वापस आ गए हैं। उन्होंने कहा कि हम सभी भाग्यशाली हैं कि हम इस क्षण के साक्षी बनने का मौका मिला है। 500 सालों के इंतजार के बाद प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी की मौजूदगी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इसके साथ राम भक्तों का सपना हकीकत में बदल गया है। वहीं देश ही नहीं, दुनिया के कोने कोने में बने राम भक्त जश्न मना रहे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अभिजीत मुहूर्त के दौरान 84 सेकंड में की गई। ज्योतिषियों की माने तो अगर आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा इस मुहूर्त में नहीं होती तो अगले 22 सालों तक ये विशेष मुहूर्त मिल पाना असंभव था। वहीं ज्योतिषाचार्य अरुणेश कुमार ने बताया कि अगले 22 साल तिथि और योग एक जैसे न होने से इस तरह का ग्रह गोचर नहीं बनेंगे। पंचांग के अनुसार तिथि और योग सूर्य और चंद्रमा की स्थिति के मुताबिक बनते हैं। वहीं हिंदू पंचांग में कोई भी शुभ मुहूर्त 5 चीजों से बनता है: तिथि, नक्षत्र, योग, करण और राशि। इसलिए रामलला प्राण प्रतिष्ठा के लिए निर्धारित 84 सेकंड का ये मुहूर्त आसानी से नहीं बनता, जो कि कई सालों के बाद मिला था। इस प्रकार पंचांग के अनुसार ये मुहूर्त अगले 22 सालों के बाद मिलेगा। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का ये कार्यक्रम वैदिक मंत्रोच्चार के साथ किया गया था। प्राण प्रतिष्ठा की विधि दोपहर 12:20 से शुरू की गई थी। आपको बता दें कि बालकांड रामचरितमानस में जिस रामलला का वर्णन किया गया है,
ठीक उसी तरह के रामलला गर्भगृह में सुशोभित हो रहे हैं। रामलला के चरणों में वज्र, ध्वजा और अंकुश का चिन्ह दिख रहे हैं। उनकी कमर में करधनी और पेट पर त्रिवली है। रामलला की विशाल भुजाएं और आभूषण से सुशोभित हैं और रामलला की छाती पर बाघ की नख की बहुत ही निराली छटा है। साथ ही रामलला पीतांबरी वस्त्र धारण किए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में परिवर्तन चौक पर सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि आजादी के आंदोलन के दौरान अनेक ऐसे अवसर आए थे जिनके माध्यम से नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत की राजनीति में स्थापित हो सकते थे, लेकिन इससे अलग उन्होंने हमेशा क्रांति का मार्ग चुना। आगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश के हर नागरिक के मन में देशभक्ति का भाव पैदा हो और हम सब अपनी राष्ट्रीयता के मार्ग का अनुसरण करते हुए राष्ट्र प्रथम के भाव को सदैव निखार सकें। उनके वो सदैव पक्षधर थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पावन जयंती को देश के अंदर पराक्रम दिवस के रूप में आयोजित करने और एक साप्ताहिक आयोजन इसके साथ जोड़ने का कार्यक्रम बनाया है। नेताजी भारत के शौर्य और पराक्रम के प्रतीक रहे हैं और उन्होंने भारत के युवाओं को भारत के इस पराक्रम के साथ जोड़ने का काम किया। आज जब हम 127वीं पावन जयंती के अवसर पर नेताजी का स्मरण कर रहे हैं, इस अवसर पर हमारी सुरक्षा की रणनीति क्या होनी चाहिए, आंतरिक हो या बाह्य सुरक्षा, इस स्थितियों में सक्षम भारत हम सबके सामने है। एक नए भारत के रूप में हम भारत को देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद पहली सुबह अयोध्या के राम मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। वहीं रामलला की पूजा और उनके दर्शन करने के लिए भी राम मंदिर के मुख्य द्वार पर भक्त सुबह 3 बजे से ही बड़ी संख्या में जुटने शुरू हो गए थे। रामलला आज से आम श्रद्धालुओं को दर्शन दे रहे हैं, इसीलिए सभी भक्तों के लिए भव्य राम मंदिर के द्वार खुल गए हैं। वहीं महाराष्ट्र के पुणे से आए एक श्रद्धालु का कहना है कि हम कल यहां आए थे, हमें बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, हमें भारी भीड़ की चिंता नहीं है, हम सिर्फ रामलला के दर्शन करना चाहते हैं। अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर देश में खुशी का माहौल था, तो वहीं दूसरी तरफ किन्नर समाज के लोगों में भी खुश होकर इस पल को महसूस किया और बालिया के बाबा बालेश्वर नाथ मंदिर में बधाई गीत गाकर भगवान रामलला का स्वागत किया था। वहीं इस अवसर को लेकर मंगलवार को किन्नरों ने हमारे संवाददाताओं से कहा कि वो बहुत खुश हैं और कई 100 वर्षों के बाद भगवान राम एक बार फिर अपने घर में विराजमान हुए हैं। ये उनका सौभाग्य है कि उन्होंने इसका बधाई गीत गाया। जब भगवान राम का जन्म हुआ था तब उनके पूर्वजों ने बधाई गीत गाया था। आज वो लोग खुश हैं कि उन्हें भी ये मौका मिला है। इसके लिए मोदी जी और योगी जी बधाई के पात्र हैं। यहाँ हम लोग तो बालेश्वर मंदिर में हैं। मैं बलिया से माधुरी किन्नर अध्यक्ष बलिया जिले की बोल रही हूँ। मैं बलिया जिले की हम लोग बालेश्वर मंदिर में है, जो हमारे यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है और बहुत अच्छा है। भिलगू जी और बालेश्वर जी दो ही जी हैं हमारे यहाँ। ये हमारा भिलगू क्षेत्र भी है, उत्तरकाशी भी है। आज सारा दुनिया राममय है, इसलिए कि हमारे 600 वर्ष के बाद राम जी महाराज अपने घर में पधारे।
मेरा नाम है किन्नर अनुष्का चौबे, मैं इन्हीं का चेला हूँ और मैं आज बहुत ही आभार प्रकट कर रही हूँ योगी जी और मोदी जी को, जो कि हम लोग का इतना बड़ा, हम लोग सोचते थे कि हम लोग राम जन्मभूमि, राम जी का मंदिर, राम जी को फिर से देख पाएंगे कि नहीं, तो ये बड़ा एक अपने में उपलब्धि है कि राम जी का जन्म भी देख पा रहे हैं आज, और मुझे लग रहा है कि फिर से राम जी इस धरती पे आ गए हैं, राम जो फिर से प्रतिष्ठापना हो गई है, मंदिर बन रहा है, ये सारी श्रेय जाता है योगी जी और मोदी जी को। और मेरे प्यारे भैया ने एक सवाल कर रहे थे कि हम लोग जो नहीं आए हैं उन लोग को क्या बोले। देखिए, जो बदनसीब है वो नहीं आ पाए, लेकिन राम जी एक बहुत बड़ा काम किए थे। राम जी के पास ऐसा तीर था कि वो सागर देव को मारते तो सागर देव बीच में से रास्ता दे देते, लेकिन तब भी राम जी वहाँ पे बैठ के 3 दिन उनको प्रार्थना किया हाथ जोड़ के। तो जो भाई नहीं आ पाए हैं उस भाई को मेरे हाथ जोड़ के निवेदन है कि फिर आइए, जैसे राम जी सिखा के गए हैं कि हाथ जोड़ने से बहुत काम हो जाता है। अयोध्या धाम में राम मंदिर में भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश और विदेशों में जिस तरह का उत्साह देखा गया, उसी तरह बलिया के लोगों में भी उत्साह नजर आया। बता दें कि बलिया के लोगों ने जगह जगह मंदिर पर भंडारा, दीपोत्सव और रामायण पाठ और पूजा अर्चना करते हुए लोगों में गजब का उत्साह और जोश देखा गया। इस दौरान सिकंदरपुर के ठाकुर जी के मंदिर परिसर में हनुमान जी की नवनिर्मित मंदिर में उनकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा भी की गई। इसके बाद लोगों ने पूरे नगर में जुलूस निकाले और जय श्री राम के नारे लगाए। इसमें इतनी खुशी है आज के दिन तो कोई जवाब ही नहीं। हम इसका कोई व्याख्यान कर ही नहीं सकते कि हर एक जनता, हर एक पब्लिक, हर एक मानव के अंदर राम जन्म प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में इतनी खुशी है कि इसको हम व्यक्त ही नहीं कर सकते। और हमारे सिकंदरपुर की जनता जो कि बहुत खुशियों से हरा भरा हुआ है। मैं उमाशंकर पांडे टोली डोमनपुरा मोहल्ला वार्ड नंबर 7 से बिलोंग करता हूँ। आज हम लोग ये राम ज्योति बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हुए हम लोग मना रहे हैं। पूरे हर्ष उल्लास का पूरे मोहल्ले में हम लोगों का, पूरा कस्बा में दीप जल रहा है और हम लोग अपने आप को धन्य मानते हैं कि हम लोगों को ऐसा एक राजा मिला, नरेंद्र दास मोदी, और हम लोग बहुत खुश हैं। हम लोग अपने आप को सौभाग्यशाली जितना भी समझे उतना भी कम है। शायद हम लोग के पूर्वज लोग ऐसा कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा, कल्पना भी नहीं किए होंगे कि ऐसा समय आएगा, और हम लोग इसको बिल्कुल अपने आंखों के सामने देख रहे हैं। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के विधायक अब्बास अंसारी की उस याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा जिसमें उन्होंने हथियार लाइसेंस मामले में जमानत याचिका खारिज करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी। गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे अब्बास ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में 20 नवंबर 2023 के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया है। अब्बास अंसारी की याचिका पर न्यायमूर्ति BR गवई, न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ के समक्ष सुनवाई हुई। पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर अब्बास की याचिका पर जवाब मांगा और इसे 4 सप्ताह के बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। शस्त्र लाइसेंस प्राप्त करने और हथियार खरीदने में कथित अनियमितताओं के लिए 12 अक्टूबर 2019 को मऊ निर्वाचन क्षेत्र से विधायक अब्बास के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उच्च न्यायालय के सामने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता का शुरू में लखनऊ में जारी किया गया लाइसेंस 1 अक्टूबर 2015 को असामान्य हो गया था। उसी लाइसेंस के आधार पर उसने 1 जून 2017 को नई दिल्ली में लाइसेंस जारी कराया और उसने 7 अग्नेयास्त्र खरीदे। अब्बास ने 2012 में लखनऊ से हथियार का लाइसेंस प्राप्त किया था। उच्च न्यायालय ने कहा था कि अब्बास ने एक रिवॉल्वर की इजाजत दी थी जो एक शूटर के लिए मंजूर नहीं थी और उसके पास 4431 कारतूस थे जिसमें कई धातु खोल वाले थे और उन्हें एक शूटर के इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं थी।
सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से इस बारे में जवाब मांगा है। आप देख सकते हैं कि अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर यह जवाब मांगा गया है और 4 दिन के लिए इसे कहा गया है। जो अगली सुनवाई होगी वो किस तरीके से होगी, अब देखते हैं कि क्या जवाब अब इस पर अब्बास अंसारी देते हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने जो अब्बास अंसारी की जमानत याचिका है, सरकार ने उस पर जवाब मांगा है। जिस तरीके से उन्होंने दुरुपयोग किया है अपने लाइसेंस का, उस तरीके से उनको जवाब देना होगा। अब्बास अंसारी की जो याचिका है उस पर सरकार ने सख्त होकर जवाब मांगा है। बिजली हड़ताल के दौरान निलंबित कर्मियों में सभी की बहाली नहीं की गई है। इसको लेकर बिजली अनियमितताओं और कर्मचारियों में रोष बढ़ रहा है। पिछली गर्मी में मौसम में हड़ताल किए जाने और हाईकोर्ट के सख्ती के बाद 170 बिजली कर्मियों को निलंबित कर दिया गया था, पर हड़ताल के खत्म होने पर राज्य सरकार ने इन कर्मियों के खिलाफ की गई कार्रवाई वापस लेने का निर्णय लिया। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन व विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारियों के बीच हुई वार्ता में सभी बिजली कर्मियों के खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई वापस लेने का आश्वासन दिया गया था, पर अभी तक 70 बिजली कर्मियों की बहाली ही हो सकी है। निलंबित चल रहे कर्मियों का कहना है कि सभी कर्मियों को निलंबन के दौरान एक साथ आरोप पत्र दिए गए थे। सभी कर्मियों ने उनके जवाब दाखिल कर दिए हैं, पर शेष कर्मियों को बहाल नहीं किया जा रहा है। इस सिलसिले में कॉरपोरेशन के अधिकारियों का कहना है कि बाकी कर्मियों की बहाली के लिए विभागीय कार्रवाई चल रही है। इन कर्मियों को भी जल्द ही बहाल किया जाएगा। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के नए सत्र 2024-25 को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थी आगामी सत्र 2024-25 से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग और डिजिटल लिटरेसी की भी पढ़ाई करेंगे। हाल ही में संस्थान का एक दल आंध्र प्रदेश गया हुआ था, जहां पर इससे जुड़ी जानकारी जुटाई गई। दरअसल नई शिक्षा नीति के तहत एनसीईआरटी ने स्कूल शिक्षा में इसके समावेश की प्रक्रिया तेज कर दी है। एक तरफ जहां प्रदेश के फाउंडेशन स्टेज की राज्य पाठ्यक्रम तैयार की जा रही है, तो वहीं नए सत्र में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम भी कक्षा 1-2 में लागू किया जा रहा है। वहीं नए सत्र में कक्षा 6 से 8 में विद्यार्थियों को एनआई के प्रयोग से पठन पाठन की गुणवत्ता को और बेहतर किया जाएगा। साथ ही डिजिटल लिटरेसी पर भी जोर दिया जाएगा। इसके लिए हर जिले में 4 धाम शिक्षकों को बतौर मास्टर ट्रेनर की ट्रेनिंग दी जा रही है। वहीं एनसीईआरटी के संयुक्त शिक्षा निदेशक डॉक्टर पवन सजान ने बताया है कि 19 से 21 जनवरी तक यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के निदेशकों के साथ शिक्षा के नवाचार को लेकर इन्फोसिस की ओर से कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस कार्यशाला में मिले महत्वपूर्ण सुझावों को शामिल करते हुए जल्द ही इसे प्रभावी करेंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एन भारत।